नमस्कार दोस्तों, हमारे पर्यावरण के अंदर अभी हम एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। अगले लेक्चर में हमने पारितंत्र एवं उसके प्रकार के बारे में जानकारी ली। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं कि पर्यावरण के पारितंत्र में ऊर्जा का बहाव कैसे होता है। एक स्तर में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे में ऊर्जा तो जाती है, लेकिन कैसे जाती है? तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक में से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से, क्योंकि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं में संपादन में सहायक होते हैं। यानी कि ये जो जीव है ना, ये संसार के सभी जीवों को ऊर्जा के लिए जरूरी होता है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है धीरे धीरे करके। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में कुछ मात्रा के ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि नष्ट हो जाती है, व्यय होता है, बिगड़ जाती है। सब ऊर्जा पिछले स्तर में नहीं मिलती, कुछ ऊर्जा तो वेस्ट हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। सूर्य के प्रकाश में से उत्पादक में ऊर्जा आ गई, बाद में ऊर्जा उत्पादक में से वापस सूर्य के प्रकाश में नहीं जाएगी। उत्पादक में से ऊर्जा शाकाहारी में जाएगी, लेकिन शाकाहारी में से वापस उत्पादक में नहीं जा सकती, यानी कि एक ही दिशिक होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी को नहीं मिल सकती। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तर पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, वैसे वैसे अपने से पहले स्तर के लिए वो उपलब्ध नहीं होती। विविध स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है तो वापस पीछे वाले स्तर के लिए वो उपलब्ध नहीं होती, यानी एक ही दिशिक होती है। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा नष्ट होती जाती है, कम होती जाती है। पारितंत्र में ऊर्जा वहन के अभ्यास के हमने कुछ सीख मिलती है, उसके बारे में बात करें। जैसे कि उत्पादक में से शाकाहारी ने ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो शाकाहारी सभी ऊर्जा जमा करेगा तो नहीं, उत्पादक में से जितनी ऊर्जा शाकाहारी को मिली उनमें से वो ज़्यादातर ऊर्जा तो अपनी जैव प्रक्रम में इस्तेमाल कर देंगे। केवल 10% जमा रहेगी जो शाकाहारी से मांसाहारी में मिलेगी। मांसाहारी भी जितनी ऊर्जा मिली उनमें से ज़्यादातर ऊर्जा जैव प्रक्रम में इस्तेमाल करेंगे। 10% जमा रहेगी जो शीर्ष मांसाहारी को मिलेगी, यानी प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। पारितंत्र में ऊर्जा का वहन देखें तो हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा में से केवल 1% ऊर्जा का ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते। 99% ऊर्जा वेस्ट होती है। लेकिन सोचिए, आप केवल 1% ही पौधे इस्तेमाल करते, फिर भी पूरी जीव सृष्टि में खुराक का स्रोत बना रहता है कि नहीं? ऊर्जा का वहन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है, तब बड़ी मात्रा में ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। यानी कि एक पोषी स्तर में से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है, तब बड़ी मात्रा में ऊर्जा वेस्ट भी होती है। उत्पादक की तुलना में उपभोक्ता ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का ह्रास करता है, क्योंकि उत्पादक स्थानांतरित नहीं है, एक ही जगह पर स्थित होती है, इसलिए उसमें ऊर्जा का ह्रास होने की संभावना कम और बाकी सभी में ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा होता है। प्रत्येक पोषक स्तर पर वृद्धि, जनन और अन्य जैव में
जीव ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10%, अभी हमने यहाँ पर बात की, देखिए वो आ गया, अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होता है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होते हैं। चौथे पोषित स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषित स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर जीवों की संख्या ज़्यादा। इससे शाकाहारी में कम, शाकाहारी में से मांसाहारी में कम, मांसाहारी में से शीर्ष मांसाहारी में जीवों की संख्या भी कम होती है और ऊर्जा की उपलब्धता भी कम होती जाती है। दोनों होता है। और ऊर्जा का वहन केवल एक ही दिशिक होता है, रिवर्स नहीं होता। ठीक है। आहार जाल, सभी जीव अपने खुराक के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होकर आहार श्रृंखला बनाते हैं। विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी डिफरेंस अंतर होता है। आमतौर पर देखा जाए तो प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार वो खुद भी बन जाता है। एक जीव दूसरे को, दूसरे तीसरे को खाता है, तो दूसरा आहार तीसरे का आप ऐसे ही बन जाता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के आहार जाल एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़कर एक बड़ी जाल सी रचना तैयार करते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है। जैव आवर्धन आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारे जानकारी की बिना ही कुछ हानिकारक विषैले रसायन हमारे शरीर में कोई न कोई आहार श्रृंखला से होते हुए प्रविष्ट हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता, बहुत कम मात्रा में आते हैं लेकिन आ जाते हैं। विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक किसान लोग प्रयोग करते हैं। हालांकि कीटनाशक ऐसे होते, फसलों को रोग ऐसे हो जाते, तो वो लोग ज़्यादातर दवाई का तो इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन ये कीटनाशक या रसायन मिट्टी या तो जल के अंदर मिश्रित हो जाते हैं। जब मिट्टी और जल से वो पौधे शोषित कर लेते, वो विषैले तत्व पौधों में आ जाते हैं। पौधे को शाकाहारी खाएं तो उसमें जाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे तो उसमें जाएंगे। ठीक है। ऐसे करते करते सब जीवों के अंदर विषैले तत्व पहुंच जाते हैं। यह पदार्थ अजैव निम्नीकृत है, क्योंकि उसका विघटन नहीं होता, शरीर में थोड़ा थोड़ा करते करते जमा होता जाता है। यह प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते, इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। थोड़ा करते करते ज़्यादा जमा हो जाता है। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इंसान को कैंसर या तो अन्य दूसरी भयानक बीमारी के लिए वो जवाबदार बन जाता है। ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से नोट में लिख देना है, तैयार कर देना है। ठीक है। मैं यहाँ से हट जाऊँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क लिखो, हमें व्हाट्सअप कर दो। ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू।